द टॉपिक इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ये जो क्लास है जीएनएम नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए है. We have discussed about this topic in the class and this is a revision class on the topic urinary incontinence. So क्या definition है urinary incontinence की? It is a condition which is characterized by uncontrollable leakage of urine. Generally the passage of urine जो होता है वो human being के voluntary control में होता है, but यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि यूरिनेशन इनवॉलेंट्री हो जाता है. इट मीन्स पर्सन जो है वो पर्सन इज़ नॉट इंटेंडिंग टू पास द यूरिन बट इट इज़ पास्ड. सो दिस इज़ कॉल्ड द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा तो ये पर्सन की पर्सनल हाइजीन को भी अफेक्ट करता है एंड ऑल्सो सोशल लाइफ को भी, बिकॉज अगर सोशल इवेंट्स हैं या फिर सोशल गैदरिंग्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर पर्सन है और उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है तो द पर्सन मे बी embarrassed because of this condition. So urinary incontinence affect the personal hygiene and the social life of the person. Now normal physiology देख लेते हैं एक बार कि कैसे होता है. Formation of urine kidneys में होता है, then it comes to the ureter, then in the bladder it fills, it will remain there. Generally जो males होते हैं उनमें ब्लैडर जो होता है वो 750 ml अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ यूरिन कलेक्ट कर लेता है, जबकि वुमेंस में इससे थोड़ा सा कम होता है. देन जो ब्लैडर है, ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनका नाम है डिट्रूसर मसल. ये जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द ब्लैडर एंड जब ये यूरिन जो है ब्लैडर में फिल हो जाएगा तो जो ब्लैडर है वो एक्सपैंड हो जाता है एब्डोमेन में. एंड देन देयर आर टू इंस्फिंक्टर्स, इंटरनल इंस्फिंक्टर मसल्स एंड द एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल. जो इंटरनल है इंस्फिंक्टर मसल जो ऊपर की तरफ होती है, जो ब्लैडर और यूरेथ्रा को कनेक्ट करती है, वो स्मूथ मसल होती है, इनवॉलेंट्री होती है. इट मीन्स स्मूथ मसल्स की बनी होती है बट ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होती. तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर हाफ फुल हो जाता है, इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है इनवॉलेंट्री. बट हमें पास यूरिन करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स पे कि हम उनको ओपन करते हैं या नहीं करते हैं. ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल और ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है. इट मीन्स पर्सन के कंट्रोल में होता है. सो जो यूरिन है वो किडनीज में कलेक्ट हुआ, यूरेटर में गया एंड ब्लैडर में यूरिन जो है फिल अप होने लग गया. जैसे ही वो हाफ फिल हुआ, जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, रिलैक्स्ड हो जाएंगी. बट टू पास द यूरिन डिपेंड करता है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर पे, और ये जो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स की बनी हैं जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं. नाउ जो आपका ब्लैडर है, ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं. ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब यूरिन फिलअप हो जाता है इस ब्लैडर में. देन ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं. स्पाइनल कॉर्ड में जो सैक्रल नर्व्स हैं S2 से S3 वो इनर्वेट हो जाती हैं. स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिट्रूसर मसल्स होती हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है. इट मीन्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन जो है वो पुश होगा. जैसे ही वो पुश होगा तो और इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स भी क्या हो गई हैं, रिलैक्सड हो गई हैं, तो इट विल बी ओपन. नाउ ब्रेन में सेंटर होता है पॉन्स, मैच्योरेशन सेंटर एंड द स्टोरेज सेंटर. अगर देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ बाथरूम, अगर बाथरूम अवेलेबल है और पर्सन को सेंसेशन हो रही है कि ब्लैडर फुल अप हो गया है, तो ब्रेन का जो पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर है वो क्या करेगा, इस मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को होने देगा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स्ड हो जाएगा. बट अगर जैसे बाथरूम अवेलेबल नहीं है, पर्सन्स को होल्ड करके रखना है यूरिन को, तो जो ब्रेन का
मिचुरेशन सेंटर है वो एक्टिवेट नहीं होगा, उस टाइम पे पॉन्स का स्टोरेज सेंटर होता है वो स्टिमुलेट होगा और वो मिचुरेशन रिफ्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट कर देगा तो जो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके ही रहेगा, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो यूरिन पास नहीं करेगा। सो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही ब्लैडर हाफ फिल होने लगता है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इम्पल्सेस लेके जाते हैं S2 और S3 में। उसके बाद जो ब्लैडर होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करने लगते हैं, और अगर अवेलेबिलिटी है बाथरूम की और पर्सन अभी वॉशरूम जाना चाहता है तो उस टाइम पे जो ब्रेन होगा उसका जो मिचुरेशन सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स है वो भी रिलैक्स्ड हो जाएंगी और पर्सन यूरिन पास आउट कर देगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी। वी आर लर्निंग अबाउट दिस फिजियोलॉजी बिकॉज जितनी भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होगी वो या तो डिट्रूसर मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से होगी, या तो इंटरनल इंस्फिंक्टर की मसल्स की वजह से होगी, या एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स की वजह से होगी, या फिर नर्व्स की प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नाउ कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं? पहला है पैल्विक सर्जरी, दूसरा है प्रेगनेंसी, तीसरा है चाइल्ड बर्थ, चौथा है ओबेसिटी। सो पैल्विक सर्जरी है, प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है या ओबेसिटी है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, जो आपका पैल्विक रीजन है उसको जितने भी स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। पैल्विक सर्जरी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जो पैल्विस को जो सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। देन है मेनोपॉज। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन होता है। अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ये जो यूरेथ्रा का टिश्यू होता है वो थिन और वीक हो जाता है। जब यूरेथ्रा का टिश्यू थिन और वीक हो जाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द यूरिन, है ना, तो जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। देन कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या करते हैं? ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। ऑल्सो कैफीन पीने की वजह से यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होता है, तो इस वजह से देयर इज़ अ रिस्क फॉर द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। देन रिकरेंट यूटीआई में भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। Now causes. First is idiopathic, means there is no any known cause. Then neurologic causes. Neurologic cause में हमने पढ़ा अगर नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है जिसमें कि S2 से S3 जो नर्व्स हैं वो अफेक्टेड हैं, या फिर पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब चीज़ों में देयर विल बी डैमेज ऑफ द नर्व्स। सो दैट्स वाई दिस इज़ द कॉज ऑफ द यूरिनरी रिटेंशन। देन जेनिटो यूरिनरी कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स में ट्रॉमा हो गया, पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, या फिर कोई सर्जरी हुई, पेल्विक सर्जरी हुई, उस टाइम पे ट्रॉमा हो गया पेल्विक फ्लोर पे, या फिर इंट्रिंसिक इंस्फिंक्टर की डेफिशिएंसी हो गई। इंट्रिंसिक इंस्फिंक्टर की डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो इंटरनल इंस्फिंक्टर है वो एकदम से क्लोज नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो एकदम से क्लोज हो पा रहा है, और अगर वो ढंग से क्लोज नहीं हो पाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरेथ्रा है उसके बीच में ओपनिंग हो रहेगी, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो पास ऑन होता रहेगा। देन यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी इन द वुमेन। यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी मीन्स जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है उसमें एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं यूरेथ्रा को वो वीक हो गई हैं। देन इम्पेयर डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट। डिट्रूसर जो मसल्स हैं ब्लैडर की वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, या फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, या फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि पेशेंट है एक, उसको BPH है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो इन सारी कंडीशंस में क्या होगा कि जो BPH है, जो प्रोस्टेट है, वो इतना इनलार्ज हो गया है कि वो यूरेथ्रा को क्या करेगा,
बहुत ही ज़्यादा पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो ढंग से क्लोज नहीं रह पाएगा, इन जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और देयर विल बी obstruction to the outflow of the urine. So these are the genitourinary causes, जिसमें है कि pelvic floor में trauma हो गया, या pelvic muscles की weakness है, या फिर internal sphincter जो है वो वीक हो गया है, या फिर यूरेथ्रा जो है उसको जो सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो गए हैं, या फिर ब्लैडर का जो डिट्रोसा मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की उसकी जो एबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो गई है, या फिर बिकॉज ऑफ एनी प्रोस्टेटिक सर्जरी, या फिर यूरेथ्रा की सर्जरी, या फिर देयर इज़ अ enlargement of the prostate gland, जिसकी वजह से देयर इज़ अ compression of the urethra, एंड यूरेथ्रा जब हल्का सा कंप्रेस रहेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू क्लोज अप प्रॉपरली, लीडिंग टू द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. और भी अदर कॉजेज़ हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव डायूरेटिक्स लेना. तो ये क्या करते हैं, कंडीशंस को एग्जाग्रेट करते हैं, मतलब कि ये बढ़ाते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेंस होती हैं उनका जो यूरेथ्रा होता है वो थिन और वीक हो जाता है इन द कंडीशन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफिक यूरेथ्राइटिस. या फिर साइकेट्रिक कॉजेज़ में जैसे कि डिप्रेशन है, डिलीरियम है, कंफ्यूज स्टेट है, या फिर डायबिटीज़ में जिसमें कि एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट आता है, या फिर इम्पेयर्ड मोबिलिटी, या पर्सन जो है चल नहीं पा रहा है वॉशरूम तक. देन स्टूल इम्पैक्शन, जैसे कि स्टूल इम्पैक्टेड है जो कि प्रेशर पुट करेगा यूरेथ्रा पे, ब्लैडर पे, या फिर द पर्सन इज़ हैविंग कॉन्स्टिपेशन, तो पर्सन क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ही और शी विल स्ट्रेन ड्यूरिंग द डिफिकेशन, है ना. तो एट दैट टाइम देयर विल बी weakness of the muscles because of this straining. So all these are the reversible causes. So हमने causes पढ़ लिए हैं कि किन किन conditions में urinary incontinence हो सकता है. Now the types are urge, stress, overflow and the mixed. Now जो stress and mixed incontinence है, these are the most common types of incontinence in the female patients. फीमेल पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्ट्रेस्ड और मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है, और जो मेल पेशेंट्स हैं उनमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है. इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं. अर्ज इनकॉन्टिनेंस स्ट्रॉन्ग सडन सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है, एंड देन देयर इज़ अ इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ द यूरिन. इट इज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर. इट मीन्स ओवर एक्टिव ब्लैडर का क्या मतलब है कि जो डिट्रोसर मसल्स हैं ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इरेगुलरली, वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अनइनहिबिटेड है. सो दिस जिसकी वजह से डिट्रोसर मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पर्सन को हमेशा लगेगा कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सडन सेंस ऑफ अर्जेंसी, और फिर पेशेंट जो है वॉशरूम करने जाएगा. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी लीकेज ऑन द एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. जैसे ही एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज़ होगा वैसे ही यूरिनरी लीकेज होगा, जैसे कि पर्सन ने कफ किया, या फिर लाफ किया, या फिर हैवी लिफ्टिंग करी, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, जिसमें कि एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. इन सारी कंडीशंस में जो यूरिन होता है वो लीक होगा ओनली इन द केसेस ऑफ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. Overflow incontinence means there is a frequent, involuntary, intermittent, continuous dribbling of urine in the absence of an urge to urinate. ओवरफ्लो का मीनिंग है कि आपका जो ब्लैडर है वो अंडर एक्टिव है. अंडर एक्टिव मतलब है कि जो आपका ब्लैडर है वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है कि आपका जो ब्लैडर है वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है कि इट इज़ फुल. सो यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा एकुमुलेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा ब्लैडर में. ओवरफ्लो, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो, जिसकी वजह से इंटरमिटेंट कंटिन्यूस ड्रिबलिंग होती रहेगी यूरिन की, बट पर्सन को एक अर्ज नहीं होगी कि यूरिनेट करने जाना है. So it occurs only when the bladder is full, and often occurs when the change in the position occur. Mixed, जितने भी अभी हमने पढ़े अगर उसमें मिक्स साइन एंड सिम्टम्स हैं अदर टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस के, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस. मीन्स इनकॉन्टिनेंस अगर
overflow भी है and stress incontinence भी है, then it will be called the mixed incontinence. So these are the four main types of urinary incontinence. नाउ डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, जिसमें हम रिस्क फैक्टर्स को असेस करेंगे. पेशेंट का कोई ड्रग्स ले रहे हो लॉन्ग टर्म से, जैसे कि डायूरेटिक, कैफीन, स्मोकिंग हो, अल्कोहलिज्म हो, बीपीएच हो, कोई सर्जरी हुई हो पैल्विक फ्लोर से रिलेटेड, पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो. सो ऑल दीज डिटेल मेडिकल हिस्ट्री शुड बी टेकन. देन वॉइडिंग डायरी बनाई जाएगी टू असेस द फ्रीक्वेंसी एंड द वॉल्यूम ऑफ मेचुरेशन. एक वॉइडिंग डायरी बनाई जाएगी कि कब कब पेशेंट कितने कितने बजे वॉशरूम जाता है, कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो पास करता है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन, देन rectal examination for the this for the stool impaction, and then the vaginal examination for any कोई for example there is any pelvic floor muscles की weakness तो नहीं है, in that cases there is a need to do the physical examination also. कभी कभी जो फिशुला होता है, जैसे कि ब्लैडर और वजाइना के बीच में वेसिको वजाइनल फिशुला है, इन दैट केस इज ऑल्सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अकर. सो वजाइनल एग्जामिनेशन में वी कैन ऑल्सो चेक फॉर द फिशुला. यूरिन एनालिसिस करेंगे फॉर यूटीआई तो नहीं है ये देखने के लिए. देन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे. स्ट्रेस टेस्ट में पेशेंट को बोलेंगे रिलैक्स हो जाए, देन बोलेंगे बहुत ज़ोर से खांसी करे, और जब पर्सन जो है वो कफ करेगा उस टाइम पे देखना है कि लीकेज ऑफ यूरिन होता है या नहीं होता है. दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस टेस्ट. देन केयूबी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कि आफ्टर वॉशरूम जाने के बाद भी पेशेंट का कुछ रेजिडुअल यूरिन रह जाता है या नहीं रहता है. इन दैट केसेस केयूबी अल्ट्रासाउंड विल बी हेल्पफुल. देन मिचुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफ कराएंगे कि कोई मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. इट मीन्स यूरेथ्रा और ब्लैडर को यूजुअलाइज किया जाता है जब पर्सन यूरिन पास आउट कर रहा होता है. तो बेसिकली उस टाइम पे पता चलता है कि कौन इफ़ देयर इज़ एनी वीकनेस ऑफ द मसल्स, वेदर इट इज़ इन द इंटरनल स्फिंक्टर मसल और द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल. देन यूरोडायनेमिक एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि ब्लैडर का प्रेशर चेक किया जाता है, और जब यूरेथ्रा क्लोज़र हो रहा है तो उस टाइम पे क्या प्रेशर है वो चेक किया जाता है. देन सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर वेसिको रेक्टल फिशुला, जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम के बीच में कोई फिशुला तो नहीं है, या फिर वेसिको वजाइनल फिशुला मीन्स ब्लैडर और वजाइना के बीच में कोई फिशुला तो नहीं है. देन एमआरआई टू आइडेंटिफाई पैल्विक फ्लो में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए एमआरआई. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक मेजर्स फॉर द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. देयर इज़ ऑल्सो अ पैड टेस्ट. इसमें क्या होगा, पहले आप सैनिटरी पैड का वैसे नॉर्मल वेट ले लोगे कितना है, फिर पर्सन को बोलोगे कि आपको ड्रिंक करना है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड, जैसे कि वाटर हो गया. फिर पैड को अगेन वेट करना है और ये देखना है कितना यूरिनरी लीकेज हुआ है. प्लस अगर स्मॉल वॉल्यूम लीक हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ज इनकॉन्टिनेंस. नाउ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का? फर्स्ट इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. जो लोग ओबीज हैं उनको वेट लॉस करना पड़ेगा. देन डाइट्री चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करते हैं. स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी. हैवी लिफ्टिंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा. कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना पड़ेगा. नाउ पिनाइल कंप्रेशन डिवाइसेस आते हैं. ये कंप्रेशन डिवाइस है जिसको कि हम पीनस में इस तरीके से लगाते हैं. सो बेसिकली यूरेथ्रा जो होगा इससे कंप्रेस हो जाएगा और जो यूरिनरी लीकेज है वो नहीं होगा. सिमिलरली ऐसे ही वजाइनल पैसरीज आती हैं, जो कि इसमें आप देख सकते हो वजाइनल पैसरी को लगाया गया है, जो कि क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा वाला जो कनेक्टिंग पोर्शन है वहाँ पे प्रेशर पुट कर रहा है, ताकि यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में यूरिन ना आए. सो वजाइनल पैसरीज का भी यूज़ किया जाता है. देन पर्सन में यूज़ द एब्जॉर्बेंट पैड्स. देन कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं इंटरमिटेंट की, जब
जैसे कि आफ्टर 2 आवर्स हम एक कैथेटर डाला, सारा यूरिन जो है वो ड्रेन कर लिया, या फिर इनड्वेलिंग में हमेशा के लिए फॉलीज कैथेटर लगा के रखा पेशेंट को। तो इस तरीके से कैथेटराइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अगर पेशेंट को अर्ज इनकॉन्टिनेंस है तो उसमें मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, ऑक्सीब्यूटेनिन, सोलिफेनासिन, ट्रोस्पियम। ये जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिट्रोसर जो मसल्स है उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो होता है, वॉइडिंग जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा है ब्लैडर ट्रेनिंग करना। ब्लैडर ट्रेनिंग करने के लिए पहले पेशेंट को हम बोलेंगे कि 2-3 दिन तक ये चेक करें कि कब कब उनको यूरिन आता है, कितने मिनट के बाद वो वॉशरूम जाते हैं, कितने मिनट के बाद उनको यूरिनरी लीकेज होता है। देन उनको एक टाइम टेबल बनाना है कि हर 20 मिनट के बाद आई विल गो टू द वॉशरूम। देन या फिर कुछ दिनों के बाद जब वो हर 20 मिनट बाद जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद जैसे 30 मिनट्स के बाद जाएं, देन 40 मिनट्स के बाद जाएं, देन 50 मिनट्स के बाद जाएं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लैडर को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हो कि उसे कब यूरिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो इस वजह से जो यूरिनरी लीकेज वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। देन बोटुलिनियम टॉक्सिन, ये बोटुलिनियम टॉक्सिन जो होता है ये सिस्टोस्कोप की हेल्प से ब्लैडर की वॉल्स पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। जो ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वहाँ पे जो नर्व्स होंगे वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं ब्लैडर की वो इनर्वेट नहीं हो पाएंगे। तो मसल्स ही अगर इनर्वेट नहीं हो पा रही हैं तो इसकी वजह से जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली जब आप बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाते हो ब्लैडर वॉल पे तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 2 हफ्ते के बाद आते हैं, और जो एक इंजेक्शन होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 यूनिट्स का होता है वो 6 महीने तक चल जाता है। सो बोटुलिनम टॉक्सिन में क्या हो रहा है, ये जो टॉक्सिन है ब्लैडर वॉल मसल्स, ब्लैडर की जो मसल वॉल है वहाँ पे लगा रहे हो ताकि ताकि जो मसल्स हैं वो नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि वो ओवर एक्टिव हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं मसल्स, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन एक सैक्रल नर्व स्टिमुलेटर होता है, क्योंकि जो ब्लैडर होती हैं उसमें जो नर्व्स होती हैं उनको क्या करना है, S2 और S3 नर्व्स होती हैं। तो एक जिस तरीके से हार्ट में पेस मेकर होता है, जो हार्ट में जो पेस मेकर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हार्ट पे ले जाता है और हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक रिदम में, है ना। तो ऐसे ही सैक्रल नर्व स्टिमुलेटर क्या करता है, इसको आप जो हिप बोन होती है अंडर द स्किन के अंडर आप इम्प्लांट कर देते हो इसको, जिस तरीके से आप हार्ट के परमानेंट पेसमेकर को करते हो। इसी तरीके से आप पीछे बैक में हिप के आसपास पेल्विस एरिया में इम्प्लांट कर देते हो इसको। उसके बाद उसमें से एक लीड निकलती है, ये जो लीड होती है वो सैक्रल नर्व से अटैच्ड होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा इस इम्प्लांट से तो सैक्रल नर्व्स क्या होंगी, वो हमेशा स्टिमुलेटेड रहेंगे। तो जो ब्लैडर है वो पहले ओवर एक्टिव था, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो सैक्रल नर्व स्टिमुलेटर की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। देन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हम मेडिकेशन जो देते हैं वो डलॉक्सिटिन है, जिसमें कि स्फिंक्टर जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कीगल एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। कीगल एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि पहले पेशेंट को अपना वॉशरूम जाके यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना है। उसके बाद पेशेंट को अपनी जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है 3 सेकेंड्स के लिए। तो जब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यूरिन अर्ज हो रहा है बट वॉशरूम अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, होल्ड करके रख दो यूरिन को बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल। तो यहाँ पे भी आपको सेम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिस तरीके से आप अपने यूरिन के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हो उसी तरीके से आपको वही वाली मसल्स को
कॉन्ट्रैक्ट करना है ड्यूरिंग कीगल एक्सरसाइज। 3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन रिलैक्स करना है 5 सेकेंड के लिए, फिर 3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करना है। इस तरीके से आप 20 से 25 टाइम्स कर सकते हो इसको। देन यूरेथ्रोपैक्सी। यूरेथ्रोपैक्सी क्या है? एक सर्जरी है जिसमें कि सर्जिकल फिक्सेशन होता है डिस्प्लेस्ड यूरेथ्रा और ब्लैडर नेक का टू द नियर बाय टिश्यूज टू प्रिवेंट द इनवॉलेंट्री यूरिनरी लीकेज। तो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच क्या है? यूरेथ्रा है। अब अगर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में जो फिक्सेशन है वो अच्छे से नहीं है, वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्जरी की जाती है, जिसकी वजह से जो ये यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड यूरेथ्रोपैक्सी। नाउ एक और चीज़ है एक्सटर्नल यूरिनरी इंस्फिंक्टर। इसमें अगर आप देखोगे तो एक पंप है, एक कफ है और एक बैलून रिजर्वायर है। ये देखो, पंप जो होता है वो हम स्क्रोटम में लगाते हैं, जो कफ होता है वो यूरेथ्रा पे लगाते हैं, और बलून जो होता है वो पेल्विस एरिया में होता है। तो जब भी पेशेंट को ऐसा फील होगा कि ब्लैडर जो है वो फिल हो गया है, तो वो इस पंप को ऑन करेगा, तो जो कफ होता है वो क्या हो जाता है? डिफ्लेट हो जाता है। डिफ्लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगा। यूरेथ्रा जो है, कफ जो है डिफ्लेट हो गया, तो ये जो प्रेशर है यूरेथ्रा पे डाला हुआ वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरेथ्रा कंप्रेस नहीं रहेगा अब, तो यूरिनरी फ्लो हो जाएगा फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरेथ्रा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर भी यूज़ किया जाता है। सो ये हमने मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, मेडिकेशंस का यूज़ करना चाहिए, कीगल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करनी चाहिए, देन यूज़ ऑफ पेनाइल कंप्रेशन डिवाइसेस, वजाइनल पैसरीज, then use of external urethral sphincter is also there. Then sacral nerve stimulator also can be used, and then the surgery in which there is urethropexy. नाउ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के? क्योंकि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है सोशल इवेंट्स के टाइम पे, या फिर अगर आप फैमिली में भी रहते हैं तो सो इट मे कॉज डिप्रेशन एंड द साइको सोशल डिस्ट्रेस। अगर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रहा यूरिन से तो द पर्सन में गेट डर्माटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन एंड द सोर्स, and increased risk of urinary tract infection is there. So these are the complications of the urinary incontinence. So this was all about the urinary incontinence, जिसमें हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन के बारे में, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन पढ़ी, रिस्क फैक्टर्स पढ़े यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के, कॉजेस पढ़े क्यों होता है, देन कैसे डायग्नोज किया जाता है, देन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और कॉम्प्लिकेशंस कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।